अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाज़रीन। जैसे जैसे उर्स काल नज़दीक आ रहा है वैसे ही एक डिबेट इस वक्त छिड़ी हुई है जो औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ ने दो जगह पर ज़मीनों को नोटिफाइड किया है, जिसमें एक जगह जो कब्रिस्तान के लिए दी गई है और दूसरी जगह एक गेस्ट हाउस जो असरारिया गेस्ट हाउस बनेगा, जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट किश्तवाड़ है वहाँ के साथ जो ज़मीन है वहाँ पर जो है वो गेस्ट हाउस बनेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डिटेल्ड आर्डर है। मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए थोड़ा सा इस आर्डर की तरफ ले जाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस केस के बारे में कहता है जो 1979 से कोर्ट में चल रहा है। यानी कि मेरा बर्थ जो है वो 1981 है, मेरे से 2 साल से भी ज़्यादा जो है वो पहले का ये केस है। और अब अगर हम देखें इस बात को, ये पिछले 47 साल 46 साल 47 साल से केस जो है वो कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में चल रहा है। लास्ट इसमें जो रेप्रीमेंट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दोबारा हाई कोर्ट को भेजा था सुनने के लिए, वो 2006 है और तब से लेकर अब तक 19 साल हो चुके हैं। 19 साल एक बहुत बड़ा वक्फा होता है और 46 साल तो और भी ज़्यादा वक्फा होता है। मैं बता दूं, इसमें जो पालेस के करीब ग्रेवयार्ड के लिए दी गई है ज़मीन, उसमें 7 कनाल 14 मरले हैं जो खसरा नंबर 36 और 37 पे मुश्तमिल है। और इसके अलावा एक और ज़मीन दी गई है जो खसरा नंबर 1591 है, जो 3 कनाल 2 मरले है, जो ज़ियारत शरीफ फरीदिया और ज़ियारत शरीफ असरारिया के बीच में है। यानी कि जो ऊपर वाली बड़ी ज़ियारत और छोटी वाली ज़ियारत के बीच का एरिया जो पड़ता है, ये वहाँ पर ये रकबा है। और इसमें अप्रूवल दिया गया है और बताया गया है कि 3D को फाइल जो है वो उसको सबमिट किया जाए। मैं बता दूं कि 1979 में गवर्नमेंट ने औकाफ के जो नंबर्स और लैंड्स हैं उनको यहाँ पर नोटिफाइड किया है। 15 नवंबर 1979 को गवर्नमेंट की एक गज़ट नोटिफाइड होती है जो उस वक्त के सेक्रेटरी औकाफ अफेयर्स डिपार्टमेंट है उन्होंने की है। और इसमें जो है वो ज़मीनों को नोटिफाइड किया गया है। और जो खसरा नंबर 35 और 37 है, इसमें जो कब्रिस्तान के लिए दिया गया है, ये जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है। और इसमें जिन लोगों को के कब्ज़े में ये थी, ये सजादा नशीन के कब्ज़े में नहीं थी, अलबत्ता कुछ लोग हैं जो इसको एज ए काश्तकार जो है इस्तेमाल कर रहे थे, उनके कब्ज़े में थी, जो कब्ज़ा आज की डेट में छुड़ा लिया गया था जब इसमें औकाफ ने जो है वो एक सीरियस नोट लिया था। और उसके बाद अभी मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं औकाफ का जो है वो इसमें मौक़िफ़ जानूं और उनको जो है वो ऑन कैमरा लाने की कोशिश करूंगा, तो लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा जो है वो अभी तक कुछ नहीं बताया, ना ही फिरदौस साहब भवानी ने बताया और ना ही जो इनके लीगल जो अपॉइंटी हुए हैं सजाद अहमद नजार, उन्होंने भी जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं बताया। लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे बताया वो मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मैं रात को भी बड़ी कोशिश की थी। मैं 11:30 पौने 12 बजे तक वहाँ पर बैतुल ज़ायरीन में मौजूद था कि शायद कुछ इस पे जो है वो नज़रसानी की जाए। तो मैं कोर्ट का आर्डर बताता हूँ। ये पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई है और इसका जो सिविल अपील है ये 6364 ऑफ 2006 है विद कनेक्टेड मैटर्स जो इसमें है। और ये मैं बता दूं कि ये लेट सईद मकबूल शाह एंड अदर्स, अल्लाह ताला उनको मगफिरत अता करे। और एपिलेंट्स इसमें जो औकाफ के जो हमारे जो लोग हैं वो शामिल हैं और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी एक जो है वो पार्टी है। और इसमें मैं बता दूं कि जो इसमें पेटिशंस हैं उसमें सिविल अपील जो 65 ऑफ 2006 वो भी शामिल है, रिट पेटिशन सिविल 633 ऑफ 2004 वो भी शामिल है, कंटेम्प्ट पेटिशन सिविल 583 54 ऑफ 2004 वो भी शामिल है, सिविल अपील 63 जो 2006 है, कंटेम्प्ट पेटिशन जैसे कि मैंने बताया 586 87 है जो एक और कंटेम्प्ट पेटिशन है। इसके अलावा सिविल अपील में इसमें और जो है वो कंटेम्प्ट पेटिशन फाइल की है। और इसमें बताया गया है कि कोर्ट की तरफ से जो आर्डर मेरे पास है उसमें ये बताया गया है कि इसमें जब मैं ये इंग्लिश में आर्डर है, मैं आपको उर्दू में इसका थोड़ा सा तर्जुमा बताने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मसला क्या है। इसलिए ये बताया गया है कि जो दोनों तरफ से सुनने के बाद जो लर्न कौंसल है एपिलेंट के और पेटिशनर के, और जो लर्न कौंसल है रिस्पॉन्डेंट के, जिसमें रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 जो है वो चेयरमैन ऑब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है औकाफ कमेटी के, और ऑब्जर्वेशन जो है वो कोर्ट ने मानी। और इस आर्डर को जो है ये बताया गया कि इसमें कि
जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो इसमें मेंशन्स पॉइंट किए गए, इसमें कहा गया कि जो आर्डर डेटेड मई 30 2003 जो डिवीज़न बेंच जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पास किया है, और जो सितंबर 10 1998 में एक और आर्डर, और एक और फरवरी 10 2020 में एक और आर्डर पास किया था सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने, उनको सेट असाइड जो है वो किया है दोनों को। यानी कि जो 2003 का 30 मई का जो डबल बेंच का आर्डर था, जिसमें सजादा नशीन को बेदखल किया गया था इस प्रॉपर्टी से, और जो गवर्नमेंट का क्लेम है उसको अपहोल्ड किया गया था। उससे पहले उसी गवर्नमेंट के क्लेम को सिंगल बेंच के जो आर्डर्स हैं उसके ज़रिए जो है वो अपहोल्ड किया गया था। यानी कि ये बताया गया था कि जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ है वो वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ है, और गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो सही है, उसको सेट असाइड किया। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो रिट पेटिशन है नंबर है 97 ऑफ 1979, यानी कि 1979 का जो है उसको रेस्टोर किया है फाइल में हाई कोर्ट में फॉर फर्स्ट कंसिडरेशन। यानी कि जो पेटिशन थी, जो ओरिजिनल पेटिशंस थी, जिसमें जो सजादा नशीन है उनके क्लेम्स थे कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, उसको बोला है कि आप उसको दोबारा से जो है वो सुनो, और इसमें जो है वो दोनों पार्टीज़ को कानून के मुताबिक सुनो। यानी कि जो वक़्फ़ लॉ है, अगर ये उसमें फॉल करते हैं तो उसमें जो है वो उसके तेज जो है वो सुना जाए कि ये फाइल करते हैं कि नहीं करते हैं। और मैं ये बात बता दूं, क्योंकि जो पेटिशनर है, जो सजादा नशीन साहिबा है, उन्होंने लॉ को ही चैलेंज किया, लेकिन यहाँ पर जो मुझे समझ आ रही है कि कोर्ट बोल रहा है कि इसको इन अकॉर्डेंस टू द लॉ जो है वो सुना जाए, ना कि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस यहाँ वर्ड किया गया है। एक ये होता है कि अगर कोई कानून बनता है वो गलत होता है तो उसको कोर्ट बोलता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो इसको सुना जाए। लेकिन इसमें जो है वो ये बताया जा रहा है कि जो सजादा नशीन का क्लेम है, क्या वो विद इन लॉ फॉल करता है कि नहीं करता है। यानी कि जो लॉ है, अगर वो लॉ कहता है कि किसी ने प्रॉपर्टी दी है, क्या वो सच में दी है, वो है कि नहीं है। जिस तरह से सजादा नशीन कह रहे हैं कि ये कोई डोनर नहीं है, ये इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है और इन्होंने तबरुकातन तौर पर जो है वो लिया हुआ है, ज़ियारत के नाम पे रखे हुए हैं, यानी कि ये किसी ने दिए नहीं है। यानी कि इसमें कोर्ट ये कह रहा है कि आप इस क्लेम को वेरीफाइड करें कि ये जो पेटिशनर जो क्लेम बना रहे हैं वो सही है कि गलत है। अगर गलत है वो तब गलत है कि जब किसी ने इसको डोनेट किया है, जो सजादा नशीन का क्लेम है, तो कि वो कह रहे हैं कि इसको किसी ने डोनेट नहीं किया है, तो ये इनकी अपनी है। तो इसके अलावा जो है ये भी बताया गया है कि इसमें पेटिशनर और जो रेस्पोंडेंट है वो मजाज है कि वो एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर कोई अपने सबूत में देना चाहिए या कोई एफिडेविट देना चाहिए वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो रिट पेटिशंस है, सिविल रिट पेटिशन 633 जो 2004 की है, जो हाई कोर्ट के सामने को जो है वो ट्रांसफ़र की गई है, और रजिस्ट्री को जो है वो पेपर बुक्स को जो है वो एज एन अनेक्शर जो है वो उसमें डाला गया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, और उसमें रजिस्टर को ये कहा गया है कि इस पेटिशन को जो है वो रिकॉर्ड के तौर पर हाई कोर्ट को भेजा जाए। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट से वापस आई ये आर्डर्स और जो फाइल है वो दोबारा से हाई कोर्ट को जो है वो भेजी गई, और इसमें इंटरिम आर्डर जो जनवरी 2 2006 में जो पास किया है, कोर्ट ने कहा है कि वो ऑपरेटिव रहेगा तब तक जब तक कि इसमें डिसीजन जो है वो नहीं आता है जो 2 रिट पिटीशंस अबो है उनको लेकर, और फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, पहले इसको 3 मंथ के लिए रखा है और उसके बाद फिर जो है, यानी कि जो सजादा नशीन की उस पर स्टे है वो 3 मंथ के लिए था। अब ये देखना होगा कि क्या इसके बाद उसको रिवोक किया गया, वो अभी मेरे पास आर्डर जो है वो नहीं है, लगता है वो रिवोक हुआ है, क्योंकि तभी तो अभी भी 19 साल से केस चल रहा है। और अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जो औकाफ है वो क्लेम कर रहे हैं कि इसके बाद कोई रिवीजन नहीं हुआ, यानी कि जो 3 मंथ का पीरियड है जो दिया गया है इसमें स्टे का, जो गवर्नमेंट के एक्शन को स्टे का 3 महीने का आर्डर दिया है, वो जो है वो पीरियड ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद कोर्ट ने कोई आर्डर जो है वो नया रिन्यू नहीं किया है। जो वक़्फ़ के लोग जो है वो हमें बता रहे हैं इसके रिलेटेड। इसके अलावा अगर वो आर्डर ही रिवोक नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि फिर जो सजादा नशीन है वो केस जो है वो इन डिफरेंट कंटेस्ट लड़ रहे हैं।
वो मैं ये बात बताना चाहूँगा, वो इस वक्त फिर अब केस जो है वो एज ए सजादा नशीन नहीं लड़ रहे हैं, एज ए प्रॉपर्टी होल्डर लड़ रहे हैं कि ये उनकी प्रॉपर्टी है जिसको औकाफ ने गलत तरीके के तौर पर नोटिफाइड करके अपनी ज़मीनें जो है वो बनाई हुई है। तो इसमें जो है वो अब वक्फ अमेंडमेंट बिल भी जो है वो आ गया है और इसके बाद इसकी हैसियत भी जो है वो चेंज होगी, वो एक बड़ा मुद्दा है, मैं उस पर बाद में जाऊँगा। इसके बाद ये भी बताया गया है कि ये जो मसला है वो काफ़ी पुराना है, यानी कि अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं, मेरी भी उम्र अब 45 साल की 44 साल की होने जा रही है, मैं 12 जुलाई को 44 साल का हूँगा। तो ये तकरीबन 46 साल से मसला चल रहा है, यानी कि मेरे पैदा होने से पहले ये मसला चल रहा है। और इसमें जो बताया गया है कि इस पेटिशन को जो है वो जल्द से जल्द सुना जाए ताकि ये जल्दी जो है वो हल हो सके। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कोर्ट ने जो है वो स्टेटमेंट, जो अल्ताफ़ नायक साहब जो हमारे साबका एडवोकेट जनरल थे, उन जो सीनियर लर्न काउंसिल थे फॉर अपीलेंट्स और पेटिशनर्स, तो उनका जो है वो ये जो है अपीलेंट्स और पेटिशनर्स की तरफ से जो अपीयर हुए थे, उनको इंटरिम आर्डर डेटेड 2 जनवरी 2006 को जो पास किया है, उसमें बताया गया है कि उसको फेथफुली जो है वो ओबे किया जाएगा और कंप्लाइंट किया जाएगा बाय द अपीलेंट्स और द पेटिशनर्स। इसमें सिविल राइट पिटीशन और कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो उसके बाद फिर डिस्पोज ऑफ की गई है। और मैं इसमें कुछ और चीज़ें जो है वो बता दूं, जब मैंने रात को इनको पूछा कि आप कोर्ट की वायलेशन कर रहे हैं और कंटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ से जो एडमिनिस्ट्रेटर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और जो सजाद नजार लीगल हैंडल करते हैं, उनका यही कहना है कि अगर हमारी जो है वो कोर्ट की वायलेशंस हैं तो सजादा नशीन ये एक्सप्लेन करे कि जो 1979 में जो ज़ियारत शरीफ के बाहर जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो उस वक्त कितने थे, और जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं उस अहाते में वो इनको इलीगल करार दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर वो चीज़ है तो फिर उनको इस वक्त जो है वो वक़्फ़ को जो है वो फिर डिमोलिश करने चाहिए। यानी कि इनका कहना है कि वहाँ पर जो पीर साहिबान के पुराने मकान उस वक्त जो कंस्ट्रक्टेड थे वही आज की डेट में हो सकते हैं, और जो बाकी मकानात हैं वो फिर वहाँ पर इलीगल है, यहाँ वहाँ पर कोई नई कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं की जा सकती है। इसमें इस वक्त जो है वो दोनों तरफ से बयानबाजियां चल रही हैं और अल्टीमेटली जो है वो सजादा नशीन की तरफ से जो हमारा वर्जन है वो तो आया, तो हमने आपको रात को पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो सुनाई। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इसमें वक़्फ़ जो है वो क्या बोलता है। जो उन्होंने मुझे बोला कि इसमें वो ये भी मुझे बताया कि जो रिकॉर्ड है उसमें इंसर्शन की गई है और जो रेन्यू ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने बैक डेटेड में ये एंट्रीज़ की है उनके खिलाफ भी वक़्फ़ जो है वो कार्रवाई करने जा रहा है और इसमें एक बड़ी क्रिमिनल कंप्लेंट जो है वो फाइल की जाएगी। और इसमें यह बताया गया कि अगर 1979 में इन ज़मीनों को नोटिफाइड किया गया है तो 1981 में काश्तकारी जो है वो कैसे चढ़ी है। तो इसको लेकर जो है वो काफ़ी सवालात जो है वो उठ रहे हैं। वो आफ्टर रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई है, मैं इनको कोट कर रहा हूँ, लेकिन ऑन कैमरा ये कब बोलते हैं वो तब की बात है। इसमें मैं फिर से बताऊँगा कि जो ये पेटिशंस हैं इसकी पूरी डिटेल्स हैं, मैं आपको ये भी बात बताऊंगा एडमिनिस्ट्रेटर का इसमें क्या रोल है। और इसमें बताया गया है कि जो लीव ग्रांटेड जो है वो नंबर इतने 2003 एंड 21680 आप 2003 जो है उसमें दी गई है। जो प्रिंटिंग डिस्पेंसेशन विद द अपील शैल बी हर्ड ऑन द SLP पेपर बुक्स। जो SLP की पेपर बुक्स है एक कानूनी लफ्ज़ है, एडिशनल डॉक्यूमेंट एनी शैल बी फाइल्ड विद इन 4 वीक्स। उस वक्त बताया गया था, इनको 4 हफ्ते का जो है वक्त दिया गया था। ओरिजिनल रिकॉर्ड शुड बी जो है वो रिक्विजिशन जो है उसके लिए दिया गया है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है उसको बताया गया है कि अनटिल फर्दर आर्डर shall alone be authorized to collect cash and other valuables and offerings। यानी कि वो कैश भी कर सकता है, अदर वैल्यूएबल ऑफरिंग जिसमें गोल्ड आता है या सिल्वर आता है या कोई जो है वो ज़मीनें भी दे सकता है। वैल्यूएबल ऑफरिंग्स में कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई जवाहरात दे, कोई अपनी प्रॉपर्टी दे, कोई अपनी पेंशन दे, कोई कुछ भी दे, वो सब उसमें आता है। और उसमें यह बताया गया है कि इस पर प्रॉपर अकाउंट जो है वो बनाया जाए जिसकी रिसिप्ट और डिटेल जो है वो कोर्ट को क्वार्टरली सबमिट की जाए और जो अमाउंट कैश में रिसीव होगा उसको फिक्स डिपॉजिट में किया जाए फॉर 6 मंथ पीरियड और उसके बाद जो है इसको रिन्यू किया जाए जब तक कि ये डिस्पोज केस ना होगा। और इसके अलावा ये भी बताया गया है दिस स्टेटेड बाय लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट डेट सम प्रॉपर्टीज हैव बीन लेट आउट। यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो दी गई है अपीलेंट्स की तरफ से रेंट पे,
तो उसमें ये भी बताया गया है, जिस तरह से मैं बताऊंगा कि जो यहाँ पर हमारा टीबी हॉस्पिटल है वो सराई है और वो अवकाफ के लिए सराई है, तो उसको भी जो है वो रेंट आउट किया गया है। तो अभी पिछले कई सालों से उस पर रेंट मिला है कि नहीं मिला उसका मुझे वो पता नहीं है। और इसमें ये भी मैं बात बता दूं कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 है उनको ये भी बताया गया है कि वो रेंट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं और उसका जो है वो अकाउंट और रिसिप्ट जो है वो एक्सपेंडिचर कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर अपकीप ऑफ द प्रॉपर्टी। और जो इसमें खर्चा वगैरह करना होगा और जो बाकी चीज़ें होंगी जो प्रॉपर्टी को मेंटेन रखना है उसके लिए भी। और लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिटेड दैट देयर इज नो प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट। जो एप्लीकेंट है यानी सजादा नशीन है, उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो किराए पर नहीं दी गई है। और एडमिनिस्ट्रेटर को बताया गया है कि इसको जो है वो वेरीफाई किया जाए फैक्ट सिचुएशन ऑन ग्राउंड, ताकि इसमें जो है वो आगे कार्रवाई की जाए। If any expenditure is required to be made for upkeep of the two shrines, the same shall be made by administrator subjected to proper maintenance of account। इसमें उनको जो है वो दी गई है इजाज़त, यानी कि कोर्ट को इस बात पर भी एतराज़ नहीं है कि अगर वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को किसी कहीं रेंट पे दिया जा सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं गेस्ट हाउस की, अगर उस किसी ज़मीन पर गेस्ट हाउस बनाया जाता है तो जो किराया उसमें आएगा उस पर जो है वो उसका भी जो है वो मेंटेन रिकॉर्ड रखना है और जो उस पर खर्चा आएगा वो जो है वो रिकॉर्ड रखा जा सकता है। और दूसरी बात जो है वो एक्ट जो ये कोर्ट की रूलिंग है इसमें ज़मीन को लेकर जो है वो साइलेंट है, क्योंकि जो ऑर्डर इस वक्त मेरे पास है, अगर किसी के पास इसका लेटेस्ट है वो जो है वो इसमें 2 पॉइंट्स हैं कि एक तो ये कि क्या जो 3 मंथ का पीरियड दिया गया है उसके बाद उस पीरियड को एक्सटेंड किया गया है, कब तक उसको एक्सटेंड किया गया है वो देखने की ज़रूरत है। और साथ में ज़मीनों को लेकर एक स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है, क्या जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ज़मीनों का इस्तेमाल कर सकता है, जिस तरह से पार्किंग के लिए जो दी गई है कुचलू मोहल्ला में उससे भी जो पैसा वगैरह आ रहा है वो अकाउंटेड किया जा रहा है। कब्रिस्तान के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वो वक़्फ़ की ही प्रॉपर्टी है, वक़्फ़ को ही दिया जा रहा है और उसमें जो है वो पैसे लिए जाएंगे बाज़ाब्ता तौर पर। सिर्फ जो गरीब शख्स होगा उसको मुफ्त में जो है वो वहाँ जगह दी जाएगी, वो भी केस टू केस स्टडी होगी। अब इसमें क्या ऑर्डर आता है डिटेल ये देखने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त जो मसला है वो यही है कि कब तक जो है वो ये मसला रहेगा। और सजादा नशीन है वो कह रहे हैं कि औकाफ कौन होती है इन ज़मीनों को देने के लिए, अगर वो देंगे कब्रिस्तान के लिए वो खुद देंगे, अगर वो हॉस्पिटल के लिए देंगे वो खुद देंगे, अगर वो किसी गेस्ट हाउस के लिए देंगे वो खुद देंगे। मजाज वो है, न कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस वक्त मौजूद है वो जो है वो कोई इख्तियार रखते हैं कोर्ट ऑर्डर के तहत कि वो जो है वो किसी को ये चीज़ें जो है वो ऑन इट्स ओन डिसीजन ले। और उन्होंने ये भी बताया कि दरख्शा इंदिराबी जो है वो मजाज नहीं है, और अगर वो मजाज नहीं है तो वो फिर ये सब चीज़ें जो है वो क्यों कर रही है। और उन्होंने बताया कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसमें जो है वो अभी काफ़ी पेचीदगियाँ हैं, इस इशू को जो है वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अगर कोई लेटेस्ट ऑर्डर है किसी भी की तरफ से तो हम उस पर जो है वो डिस्कस और करेंगे। अभी का सिर्फ इतना ही यह है कि लोग जो है वो इस पर नज़रें बनाए हुए हैं और लोग चाहते हैं कि ये जो 45-46 साल का जो मसला है ये ख़त्म हो जाए और जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं वो जायज़ हकदार को मिले। और हम भी कोशिश करेंगे कि जो ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए मैं भी कई सालों से कोशिशें कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जो है वो कुछ एक पार्टी को 2 कदम आगे आना पड़ेगा, दूसरी को 4 कदम आना पड़ेगा, तभी जाकर ये मसला हल होगा। यहाँ कोर्ट को ही जो है वो इसमें दोबारा से जो पार्टीज़ है उनको सुप्रीम कोर्ट जो है वो अप्रोच करनी चाहिए, ताकि एक फिक्स जो है वो टाइम पीरियड इसमें फिक्स किया जाए, ताकि इस केस का जो है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डिसीजन आ सके। इस खबर पर हमारी आगे भी नज़र बनी रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।